हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार क्या है। मतलब आपकी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट हमें आज पढ़ना है कि उसकी जो नॉर्थ वाला पॉइंट था वो क्या था, साउथ वाला पॉइंट क्या था, ये हमें देखना है। मैंने डायग्राम के थ्रू भी आपको दिखाया हुआ है, इसमें नहीं दिख रहा है तो मैंने आपको बताया हुआ है, अलग से मैं भी यहाँ पर एक बना दूंगी और मैं यहाँ लिख दूंगी कि नॉर्थ। तो नॉर्थ में अगर हम बात करेंगे यानी कि उत्तर की तरफ, तो बेटा जम्मू कश्मीर में एक जगह है मांडा, तो मांडा जम्मू कश्मीर, और यहाँ पे जो नदी है उसका नाम है चिनाब नदी। ये आपकी इसकी उत्तरी सीमा है। दूसरा अगर हम बात करते हैं ईस्ट में, तो ईस्ट में आप क्या लिखेंगे, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है। और ये कहाँ पर है, यूपी में है। कौन सी नदी है मैम, हिंडन नदी। ईस्ट में ये हिंडन नदी तक था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं साउथ में यानी कि दक्षिण में, तो दक्षिण में बेटा आपका दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। और आपको मैं ये बता दूं कि साउथ में कौन सी नदी थी, तो प्रवरा नदी यानी गोदावरी की ट्रिब्यूटरी रिवर है। अगर आपसे कोई बोले कि सहायक नदी, तो सहायक नदी का मतलब है ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ गोदावरी, ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ गोदावरी, जो आपकी गोदावरी की सहायक नदी है जिसका नाम है प्रवरा नदी, यहां तक आपके वेस्ट में है, ठीक है। ईस्ट वाला, ईस्ट वेस्ट तीनों वाले, क्या बोल रहे हो आप, तीनों वाले गलत हैं। अच्छा टीलो वाला कह रहे हो आप, टीलो वाला क्या गलत है बेटा उसमें, ठीक है, बताइएगा एक बार क्या गलत है। आगे सुनिएगा, यहाँ पर दो टीले बताए थे मैंने, उनको दोबारा बता दूंगी मैंने क्या बताया था। उसके बाद में ईस्ट है, फिर यहाँ पे हम देखेंगे वेस्ट, ठीक है। वेस्ट में क्या है, तो वेस्ट में बेटा आपका सुतकांगे डोर, ये एक जगह है सुतकांगे डोर, ठीक है, सुतकांगे डोर। तो सुतकांगे डोर की जब हम बात कर रहे हैं, मैं इसको ठीक से लिखती हूँ थोड़ा, एक मिनट, वेस्ट, ठीक है, और क्या है, सुतकांगे डोर, ठीक है, सुतकांगे डोर, सुतकांगे डोर, ठीक। और ये कहाँ पे है, तो वर्तमान में बेटा ये बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान जो कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर। और बलूचिस्तान में ये किस नदी के किनारे पर है, तो दाश्क नदी, ठीक है। तो ये आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन का ज्योग्राफिकल पूरा चीजें हैं, ठीक है। अब एक बच्चा कह रहा है कि दो टीले वाला जो आपने बताया था, कि मैंने बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो दो टीलों में विभाजित थी, दो टीलों में विभाजित, ठीक है। ये कल वाली क्लास का एक बच्चा पूछ रहा है, तो दो टीलों में विभाजित थी, जिसमें मैंने एक बताया था आपको ईस्ट और एक मैंने बताया था आपको वेस्ट। और धोलावीरा के बारे में बताया था कि धोलावीरा तीन टीलों में विभाजित था, ईस्ट वेस्ट यानी कि पश्चिम, ठीक है, पूरब और पश्चिम, यही तो मैंने बताया था। अब इसमें मैंने बताया था कि जो ईस्ट वाले की अगर हम बात करते हैं, तो ईस्ट वाले में राजा या सरदार मैंने आपको बताया था, राजा या सरदार। और वेस्ट वाले की अगर हम बात करते हैं तो सामान्य लोग मैंने आपको बताए थे, सामान्य लोग यानी कि जनरल पीपल। अब आप बताइए कि इसमें क्या गलत है, जो बच्चा बोल रहा था कि गलत है, क्या गलत लिखवा दिया था या क्या गलत है आप बताना चाहते हैं, आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। मैम आपने कल न्यू स्टोन एज को माइक्रोलिथ बताया है, बट मैम एक मिनट रुक जाना, सोनू नीरज जी का कमेंट जरा मुझे दिखाना कि यहाँ पर नीरज जी क्या कह रहे हैं, ठीक है। नीरज जी का कमेंट लेके जाओ, नीरज के पास लेके जाओ, ध्यान से एक बार लेके जाओ, लेके जाना। हाँ मैम आपने कल न्यू स्टोन एज को माइक्रोलिथ बताया है, बट मैम माइक्रोलिथ तो मिडल स्टोन एज है। चलिए ये वाला भी कॉन्सेप्ट मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि जब तक आपको मैं नहीं बताऊंगी कि मैंने क्या लिखवाया है और आपको यकीन नहीं होता तो जाकर भी देख लेना कि मैंने क्या लिखवाया है। मैंने आपको लिखवाया था मध्य पाषाण काल, ध्यान से देखना, मध्य पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल को ही मैं
मैंने कहा है, यही इसी के आगे लिखवाया है कि इसे लघु पाषाण काल भी कहते हैं। लिखवाया था, ध्यान से सुनना, भी बात कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है, मैंने आपको लिखवाया था। तो इसे क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ पीरियड भी इसी को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे पत्थरों के बहुत सारे औजार बनाए गए थे। माइक्रोलिथ, आगे ध्यान से सुनो, आगे और क्या लिखा था मैंने, फिर मैं गई थी नवपाषाण काल पर, न्यू स्टोन एज, नवपाषाण काल। इसमें मैंने लिखवाया है कि छोटे पत्थर जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है, छोटे पत्थर जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है, का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ, यही लिखवाया है। आप चाहेंगे तो कल इसका स्क्रीनशॉट भी यहां पर आ जाएगा। सबसे ज्यादा हुआ है बेटा, प्रयोग होने में और साक्ष्य मिलने में अंतर होता है, प्रयोग करने में और साक्ष्य में अंतर होता है, मैंने आपको बताया है। मैंने कहीं भी ये नहीं लिखवाया कि नवपाषाण काल को हम माइक्रोलिथ पीरियड कहते हैं। अगर मैंने कहीं भी लिखवाया है तो आप मुझे प्रूफ दीजिए। मैंने मध्य पाषाण काल के सामने ही लघु पाषाण काल लिखवाया है प्यारे बच्चे, और ये कमेंट बॉक्स में भी मैंने आंसर्स दिए हैं। मैंने कहीं नहीं लिखवाया है, कहीं पर भी ये चीज नहीं लिखवाई कि नवपाषाण काल को माइक्रोलिथ पीरियड कहते हैं। मैंने तो मध्य पाषाण काल के सामने ही लिखवाया है कि इसे लघु पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, कहीं भी नहीं लिखवाया बेटा, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने लिखवाया है प्रयोग हुआ, भाई प्रयोग तो नवपाषाण काल में, क्योंकि ये भी तो न्यू स्टोन एज था, ऐसा थोड़ी है कि इसमें पत्थरों का प्रयोग ही नहीं हुआ था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, आगे चलिए, यही लिखवाया था मैंने। माइक्रोलिथ युग नहीं है ये, माइक्रोलिथ युग मध्य पाषाण काल ही है, इसलिए मैंने आपको लिखवाया था। ठीक है, आपने कुछ और लिखवाया था, स्क्रीनशॉट लाइए। किस चीज का स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट आप भेजो, आप ग्रुप में भेजो कि मैंने लिखवाया है। मैंने लिखवाया है कि नवपाषाण काल को माइक्रोलिथ युग कहा जाता है। अगर मैंने ये लिखवाया है तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजना। आपका ग्रुप बन गया है, टेलीग्राम ग्रुप बन गया है, वहां पे आप भेजिए। ठीक है, मैं बिल्कुल आपके कमेंट से सहमत हूं अगर मैंने लिखवाया तो, क्योंकि मैं खुद चेक कर चुकी हूं सारी जगह। ठीक, आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने आपको धोलावीरा बेटा कल ही बता दिया था 3 टीलों में। ठीक है, चलिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि नवीन सर ने इन दोनों में कुछ और लिखवाया है तो मैं इसको क्रॉस चेक कर लूंगी, ये मैं कह सकती हूं। अगर गलती होती तो मैं जरूर उसको मानती हूं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मानूंगी। आगे चलिए, तो ये इसका विभाजन हो गया। आगे हम चलते हैं, ये आपकी सेकेंड क्लास का था जो डाउट्स थे। आगे देखिए, आगे बेटा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, साइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि साइट्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, साइट्स की हम बात करेंगे, आगे देखना ध्यान से। ठीक है, आगे देखिए, अब हम पहले बात करेंगे साइट्स में। तो साइट्स में आपको सबसे पहले देखना है हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा को देखना है। जब आप हड़प्पा की बात करेंगे तो मैंने कल ही बताया था कि हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने, ठीक है, दयाराम साहनी ने की थी। और हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में है और ये रावी नदी के किनारे है।
आपको सभी का ध्यान रखिएगा कि आपको सभी का ये याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि किसने खोज की थी। जो इंपॉर्टेंट है बस उनका याद रखना कि खोज कब हुई थी और आपका नदी कौन सी थी। ठीक है, ज्यादातर ये पूछा जाता है कि नदी कौन सी थी और इसकी खोज किसने की थी। डेट बहुत रेयरली पूछी जाती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनका आपको देखना होगा। तो आपको हड़प्पा की तीनों चीजें याद रखनी है कि हड़प्पा वर्तमान में कहां पर है, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर है, हड़प्पा की खोज किसने की थी और आपको ध्यान रखना है कि कब की थी। ठीक, उसके बाद मोहनजोदड़ो में भी, मोहनजोदड़ो इसकी खोज किसने की है, 1922 में की गई थी, राखल दास बनर्जी ने की है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है और ये किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी। किस नदी के किनारे है बेटा, सिंधु नदी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मोहनजोदड़ो है उसकी खोज किसने की, किस नदी के किनारे है। बीच बीच में क्वेश्चन पूछूंगी, इसलिए ध्यान से मेरी बात सुनना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट है उस पे मैं आपका क्या बना दूं, स्टार। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोहनजोदड़ो, ये सारे ऐसे साइट्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्यारे बच्चे। उसके बाद चनहुदड़ो, ये भी आपका पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु जरा ठीक करना, छोटे ऊ की मात्रा आएगी यहाँ पे, सिंधु। ठीक है, सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु। तो सिंधु नदी की हम बात कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि सिंधु नदी के किनारे चनहुदड़ो, खोज इसकी 1934 में मजूमदार। ठीक है, मजूमदार हैं जिन्होंने इसकी खोज की है, इनका पूरा नाम है एनसी मजूमदार। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, ये भी आपकी एक सिंधु घाटी सभ्यता की साइट है। उसके बाद आता है धोलावीरा, जो मैंने बताया था कि आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2021 में शामिल किया गया है। और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाला 40वां स्थल है। साथ साथ मैंने आपको क्या बताया है, साथ साथ मैंने आपको बताया है कि भाई जो धोलावीरा है इसमें 3 टीले हुआ करते थे, पूरा, पश्चिम और मध्य, यानी कि ईस्ट, वेस्ट और मिडल, इसको डिवाइड किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि यह कब खोजा गया, 1967 से 68, आर.एस. बिष्ट और जे.पी. जोशी ने। धोलावीरा गुजरात में लूनी नदी के किनारे पर स्थित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। गुजरात में लूनी नदी के किनारे पर स्थित है। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, आरसी मजूमदार, ठीक है, मजूमदार भी आप याद रखोगे, अरे मजूमदार, केवल आपका मजूमदार आप याद रखो, इनफ है। ठीक है, पूरा नाम रखने की जरूरत नहीं है। अब आगे सुनो, आगे सुन लो। उसके बाद है लोथल। लोथल ये क्या है, ये एक बंदरगाह है। लोथल क्या था, बंदरगाह। ठीक है, इंग्लिश में भी बेटा नाम यही रहेंगे, जहां इंग्लिश की जरूरत है वहां इंग्लिश भी लिख कर लाई जाएगी। ठीक, आगे सुनिएगा। तो लोथल जिसकी खोज हुई थी 1954 में और एस.आर. राव ने की थी। एस.आर. राव ने, कहां पर है, गुजरात, नदी जो गुजरात में है, और नदी कौन सी है, आपको ध्यान रखना है कि आपकी भोगवा नदी है। एनसी मजूमदार होगा। ठीक है, तो लोथल खोज 1954 में एस.आर. राव ने, और गुजरात में कौन सी नदी पर है, भोगवा नदी पर। लोथल क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह, मैंने कल भी बताया था। ठीक, आगे देखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट साइट देखते हैं, और वो है बनावली। ये सारी इंपॉर्टेंट है, अगर मैंने इस पे स्टार नहीं बनाया है मैं इन पे से स्टार हटाऊंगी, क्योंकि ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर बनावली। बनावली कहां पर है, हरियाणा के अंदर। कौन सी नदी है, सरस्वती नदी है। खोज 1974 में आर.एस. बिष्ट ने की है। खोज 1974 में आर.एस. बिष्ट ने की है।
ठीक है, आगे नेक्स्ट साइट है कालीबंगन, राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे है। इतना ही आप याद रख सकते हैं। इसकी आपको खोज बहुत कम पूछी जाती है, फिर भी खोज 1953 में अमलानंद घोष और वी.के. थापर ने की थी। रोपड़ जो कि पंजाब की एक जगह है, सतलज नदी के किनारे है, खोज 1953 में वाई.डी. शर्मा ने की थी। खोज 1953 में वाई.डी. शर्मा ने की थी। उसके बाद राखी गढ़ी जो हरियाणा में है, और राखी गढ़ी भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का, ध्यान से सुनना, राखी गढ़ी की जब हम बात कर रहे हैं, राखी गढ़ी, तो मैंने इसके बारे में बताया था कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो राखी गढ़ी ही है बेटा, सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी। ठीक है, जो कहां पर है? हरियाणा में है। किस नदी के किनारे है? तो मैम घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। 1963 में इसे खोजा गया था। फिर एक जगह है सुरकोतदा, 1964 में जेपी जोशी ने इसे खोजा था, और ये कौन सी नदी के किनारे है? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, शादीकौर नदी। शादीकौर नदी में गुजरात में आपका सुरकोतदा आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आगे चल सकते हैं। आगे देखिएगा यहां पे अगला, अब आपके यहां से बेटा फैक्ट्स शुरू होंगे। फैक्ट्स यानी कि तथ्य। तथ्य क्या है? पहला तथ्य, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। गुजरात एक ऐसी जगह है जहां पर हड़प्पा सभ्यता की सबसे ज्यादा साइट्स मिली हैं। सबसे ज्यादा स्थल अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल कहां मिले हैं, तो उस राज्य का नाम है गुजरात। गुजरात जो कि आपके भारत का पश्चिम में एक राज्य है, पश्चिम की तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा। वहां पर आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के मैक्सिमम साइट्स आपको देखने के लिए मिल रही हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम आगे फैक्ट्स की तरफ चलते हैं, और आगे फैक्ट्स की हम बात करते हैं। ध्यान से सुन लो, मैप से बता सकते हो, जहां मैप की जरूरत होगी वहां मैं मैप से भी आपको बताऊंगी। ठीक है, नोट्स कब मिलेगा? नोट्स आपको आज से मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक, मैंने आपको अभी तक क्या बताया? केवल साइट्स बताई हैं कि कब किसको खोजा गया, किस नदी के किनारे है। अब मैं आपको बता रही हूं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके स्वतंत्रता के पश्चात सबसे ज्यादा स्थल कहां मिले हैं? तो प्यारे बच्चे गुजरात के अंदर मिले हैं। थोड़ा याद कराऊं? चलो आप बताएंगे मुझे बताइएगा। जो क्वेश्चन जिससे पूछूंगी मुझे बताना, हड़प्पा की नदी बताओ और इसे किसने खोजा, खोजकर्ता का नाम बताओ। ठीक है, सेम चीज आप मुझे मोहनजोदड़ो के बारे में बताओ। सेम चीजें चलो याद कर लेते हैं साथ साथ। उसके बाद सेम चीजें आप मुझे राखी गढ़ी के बारे में केवल बताओ कि ये, एक तो बताओ ये कहाँ है, कहाँ पर है, और दूसरा बताओ कि इसकी नदी क्या है। चलो देखते हैं कौन कौन आंसर कर रहा है। बहुत बहुत बढ़िया, चलो बताओ जल्दी से। भाई पीडीएफ से क्या दिक्कत हो रही है बेटा? पीडीएफ में आपका सारा लिखा हुआ है, अब मैं आपको पढ़ा रही हूं। हड़प्पा कौन सी नदी है? रावी नदी। बहुत बढ़िया। खोजकर्ता का नाम क्या है? खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता का नाम बताइए। दयाराम साहनी। बहुत बढ़िया।
दयाराम साहनी, बहुत सही। उसके बाद मैंने नेक्स्ट आपसे पूछा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी नदी होगी, बताइए जल्दी से। मोहनजोदड़ो की हड़प्पा, दयाराम साहनी, रावी नदी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उसके बाद में राखी गढ़ी, वो सॉरी मोहनजोदड़ो, इसके बारे में भी नदी और खोजकर्ता का नाम बताओ। बहुत बढ़िया, बच्चे कह रहे हैं मैम सिंधु नदी, बहुत बढ़िया, सिंधु नदी। खोजकर्ता का नाम बताइए। खोजकर्ता का नाम राखलदास बनर्जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये आप ही कर रहे हैं आंसर, मैं नहीं कर रही, राखलदास बनर्जी। ठीक, फिर मैंने आपसे पूछा है आपके राखी गढ़ी के बारे में प्रश्न, कहाँ पर है राखी गढ़ी, कहाँ पर है? तो मैम आपने अभी बताया हरियाणा में है। किस नदी के किनारे पर है? तो घग्गर नदी के किनारे पर है। ठीक, चलो कुछ और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे आपको बताना है कालीबंगन, आपको बताना है कहाँ है, ठीक है, आपको स्थान बताना है और बेटा आपको नदी बतानी है इसकी भी। उसके बाद आपको बताना है, नेक्स्ट आपको बताना है सुरकोतदा। सुरकोतदा ये कहाँ पर है, स्थान बताना और बेटा नदी बताना, इन दोनों का। ये आपके इस तरीके से ही आपको पढ़नी है चीजें। स्थान बताइए, राखी गढ़ी है ना, बहुत बढ़िया। कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा, ठीक, बहुत सही आंसर सारे हैं बच्चों के और सब आप ही कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही। ठीक है, स्थान कहाँ पर है? तो कालीबंगा मैम राजस्थान में है, कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है, कौन सी नदी है? कालीबंगा राजस्थान, बहुत बढ़िया, लेकिन कौन सी नदी है अभी तक नहीं बताया। ठीक, बहुत बढ़िया, घग्गर नदी, बहुत सही, घग्गर नदी। ठीक, राखी गढ़ी और कालीबंगा दोनों ही घग्गर नदी हैं। सुरकोतदा की बात करते हैं, बहुत बढ़िया मैम, गुजरात, बहुत सही। नदी कौन सी है? तो मैम नदी बताओ, नदी कौन सी है? बहुत बढ़िया, शादीकौर नदी, बहुत सही, शादीकौर नदी। तो बेटा यही याद करने का तरीका है, शादीकौर नदी। ठीक है, ये आपके कहने पे किया जा रहा है, लेकिन हम हमेशा ऐसा नहीं कर सकते। अब आते हैं आगे। आगे हम बात करेंगे और देखेंगे कि मैंने आपको कल ये बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, अगर मैं सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रही हूं, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल तो मोहनजोदड़ो है, जो कि बेटा सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी। अब इस मोहनजोदड़ो से हमें स्नानागार, अन्नागार, पशुपति की मूर्ति और नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो किसकी है? कांसे की है, कांसे की है बेटा, जो ब्रोंज से बनी हुई है, कांसे की है। सारे प्रश्नों के उत्तर आप ही ने दिए हैं, मैंने कोई आंसर नहीं दिया। ठीक है, अब सुनिए आगे। तो ये सारे किस कहां से मिले हैं? स्नानागार, अन्नागार। अन्नागार क्या होता है? जिसमें अनाज रखा जाता है, जिसमें आप ग्रेन्स को रखते हैं, ठीक है, जिसमें आप अनाज रखते हैं। बेटा पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पहले आप समझने पर फोकस करो, लिखने से ज्यादा समझने पर फोकस करो। आप प्लीज मेरी बात को सुनो, ठीक है। सरस्वती नदी जो है वो आपकी बनावली है, बनावली, देखो लिखवाया होगा मैंने, पीछे लिखा होगा बनावली, देखिएगा सरस्वती नदी लिखा हुआ तो है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। अगर मैं बात करूंगी तो सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, जो मैंने कल आपको बताया था, यहां से हमें स्नानागार, अन्नागार और आपको ध्यान रखना है कि आपको यहां पे क्या मिला है? पशुपति की मूर्ति मिली है, पशुपति की मूर्ति, नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति। पशुपति कौन है? ये रही पशुपति की इमेज, ये पशुपति है।
ठीक है, इन्हें आप देख रहे हैं, इन्हें एक देवता के रूप में माना गया है। और आप ये देख रहे हैं कि कितने मतलब मेंटेन करके इनकी देखो ये शेविंग कितनी मेंटेन हो रखी है एकदम। तो आप ये भी देख सकते हो कि जब यहाँ शेविंग इतनी अच्छे से मेंटेन हो चुकी है तो इसका मतलब यहाँ नाई भी मिलते होंगे। मोदी की मूर्ति नहीं है, पशुपति की मूर्ति है। मोदी जी की मूर्ति कैसे हो जाएगी ये? ठीक है मैडम जी, नोट करूं या पीडीएफ मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी आपको, और आप खुद के भी हैंड रिटन नोट्स बनाइए। और आप जितने कमेंट्स करेंगे उतनी आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आप समझने पे फोकस ही नहीं करेंगे। ठीक है, आगे ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये है आपके कांसे की नर्तकी की मूर्ति। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति यानी कि डांस स्टैचू है, जो किससे बना हुआ है? ब्रोंज से बना हुआ है, कांसे से बना हुआ है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे की जो मूर्ति है, ठीक है, कांसे की मूर्ति मिल रही है, मतलब कहां से? मोहनजोदाड़ो से मिल रही है। इसका मतलब मैंने आपको कल ही लिखवाया था कि ये कांस्य युगीन सभ्यता है। ये एक आपकी ब्रोंज से संबंधित जो क्या है? सभ्यता है। तो आपको बता दूं, स्नानागार, अन्नागार, पशुपति की मूर्ति, मूर्ति को इंग्लिश में कहते हैं स्टैचू। ठीक है, स्टैचू इसको कहा जाता है। कल से बायलिंगुअल रखवा दूंगी पूरा। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक? तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि भारत में सबसे बड़ा, तो अभी पीछे भी लिखवाया, राखी गढ़ी, जो कि घग्गर नदी के किनारे है। राखी गढ़ी जो कि घग्गर नदी के किनारे है। ठीक, आगे देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं। आगे बात करते हैं हम बंदरगाह। तो आपको मैंने बताया था कि आपके यहां बंदरगाह किसको कहते हैं? बंदरगाह मतलब पोर्ट। पोर्ट जहां से ट्रेड होता है, जहां से व्यापार होता है, जहां से व्यापार होता है उसको हम पोर्ट कहते हैं। जहां पर बड़े बड़े जहाज आकर रुकते हैं, सामान को उतारा जाता है, सामान चढ़ाया भी जाता है, मतलब जहां से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। तो जब यहां पर बंदरगाह है, तो मैंने कल भी बताया था कि मतलब यहां पर क्या होता होगा? आयात और निर्यात होता होगा। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि लोथल एवं सुतकोतदा ये आपके दो बंदरगाह हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद आपको मैं बता दूं, यहां पर आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि एक तो जुते हुए खेत, जिन्हें हम कहेंगे जुते हुए खेत, और नक्काशीदार ईंट, इंग्लिश में लिखा हुआ है प्लोड फील्ड एंड कार्ब्ड ब्रिक, यानी जुते हुए खेत और नक्काशीदारें जो ईंटें होती हैं, दोनों हमें कहां से मिली हैं? कालीबंगन से। नक्काशीदार ईंटें और बेटा जुते हुए खेत के साक्ष्य, मतलब जो खेत होता है, मान लो कि एक आपका इस तरीके से आप इसको मान सकते हो कि ये एक खेत है। अब इस खेत में क्या की जाती है? जुताई की जाती है ऐसे, ठीक है, इसको जोता जाता है। तो इस खेती के जुताई के जो साक्ष्य मिले वो हमें कालीबंगन से मिले हैं। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें हमें मिली हुई हैं। ठीक, कहां से? कालीबंगन, जो कि राजस्थान में है। फिर एक बच्चा पूछ रहा था अग्निकुंड, जिसे हम क्या कहते हैं? फायर पिट कहते हैं। फायर पिट इनको बोला जाता है। और ये हमें कहां से मिले हैं? फायर पिट जिनको बोला जाता है, ये हमें कहां से मिले हैं? तो आप कहेंगे कि ये हमें लोथल और कालीबंगन दोनों जगह से मिले हैं। लोथल और कालीबंगन से हमें अग्निकुंड मिले हैं, और कालीबंगन से हमें जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटें भी मिली हैं।
और अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन दोनों जगह से हमें प्राप्त हुए हैं, जिन्हें हम फायर पिट कहते हैं। और ये आपका एक फायर पिट है जो मैंने इमेज के अंदर आपको दिखा रखा है। ये अग्निकुंड है, इस शेप में बना हुआ होता है और यहां से इस तरीके से आपने देखा होगा, आपके घर में भी अगर हवन वगैरह होता होगा तो आपने इसको नोटिस किया होगा। तो ये जुते हुए खेत नक्काशीदार ईंटें और अग्निकुंड कालीबंगन से प्राप्त हुए और अग्निकुंड कालीबंगन के साथ साथ लोथल से भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन की अगर मैं बात करूं तो यहां से आपको काले कांच की चूड़ियां भी मिली हैं। काले कांच की चूड़ियां यानी कि ब्लैक बेंगल्स आपको मिले हैं। ठीक है, चूड़ियां यानी कि ब्लैक बेंगल्स बेटा आपको यहीं से मिले हैं। ब्लैक बेंगल्स, काले कांच की चूड़ियां यहीं से आपको मिलती हैं। क्लियर? आगे देखिए नेक्स्ट। अब हमने बात करी है, एक हमें दिखाया जाता है कि हमारे इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें थी, मोहरें मतलब जो कॉइन्स होते हैं, मोहरों का प्रयोग क्या होता था? व्यापार के लिए होता था, ट्रेड के लिए होता था। जो मोहरें होती हैं वो इस बात को दर्शाती हैं कि यहाँ पर व्यापार में उनका यूज किया जाता था। और मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन है। एक श्रृंगी पशु यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसे हम कहते हैं मार्किंग ऑफ अ हॉर्न एनिमल। किस पर? यहाँ की मोहरों पर। तो ये आपका क्या है? ये बेटा जो इमेज है ये एक श्रृंगी पशु है, एक श्रृंगी पशु। ठीक है, यानी जिसको हम कहेंगे हॉर्न्ड एनिमल। ठीक, ये आपका किस पे मिलता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें हैं उन मोहरों पर सबसे ज्यादा अंकन इसी का मिलता है। बेटा सब बताऊंगी, थोड़ा पेशेंस रखो, ध्यान से सुनो। ठीक, ध्यान से सुनोगे तो ही समझ में आएगा, अगर सिर्फ कमेंट पे फोकस करोगे तो समझ में नहीं आएगा। ये तो आप बहुत जल्दी बोलते हो कि नवीन सर ने ऐसा बोला था, लेकिन नवीन सर ये भी बोलते हैं कि जब टीचर पढ़ाता है तो आपको क्या करना चाहिए? थोड़ा शांत रहना चाहिए, आपको टीचर को बोलने का मौका देना चाहिए। वो ये भी बोलते हैं कि कमेंट्स पर कम फोकस करना चाहिए, क्योंकि जितना आप कमेंट्स पे फोकस करोगे उतना ही सिलेक्शन से दूर जाओगे, उतना ही दूर जाओगे आप। लेकिन आप में से ज्यादातर बच्चे सिर्फ क्या कर रहे हैं? सिर्फ कमेंट्स कर रहे हैं और कोई मतलब नहीं है उन्हें कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या कह रहे हैं। बस हमें कमेंट करेंगे कि हमें समझ में नहीं आया। बस इतना बेटा ध्यान रखना। जितना आप क्या करोगे, जितना आप यहां पर जितना कमेंट करोगे उतना ही सिलेक्शन से दूर जाओगे। सबसे बड़ी बात यही है। ठीक है, और जितना सुनोगे उतनी चीजें दिमाग में फिक्स होंगी। तो यहां पे सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें हैं उन मोहरों पर क्या बना हुआ है? एक श्रृंगी पशु। वो इस तरीके का दिखता है। ये इमेज क्यों लगाई गई है? ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि ये आपके इस तरीके से बने हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए। उसके बाद कुछ और फैक्ट हैं, जैसे एक है मनके का कारखाना। मनके के कारखाने जिन्हें हम बोलते हैं बीड फैक्ट्री, बीड फैक्ट्री। ठीक है, मनके का कारखाना या बीड फैक्ट्री ये हमें कहां मिली है? लोथल और चनहूदड़ो से। लोथल और चनहूदड़ो। लोथल किस नदी पर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, लोथल और चनहूदड़ो से हमें क्या मिला है? मनके का कारखाना हमें मिला है। ठीक, मनके का कारखाना यानी बीड फैक्ट्री लोथल और चनहूदड़ो, दो जगह से बेटा हमें ये मिल रही है, दो जगह से हमें ये मिल रहा है। तो लोथल और चनहूदड़ो। चनहूदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर है। आपको बताना है कि लोथल किस नदी के किनारे पर है। ठीक है, बताइए जल्दी से।
बताइए जल्दी से। ठीक, लोथल किस नदी के किनारे है ये आप बताएंगे। चनहुदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे बलूचिस्तान में है, वो आपको मैंने अभी पीछे बताया भोगवा, बहुत बढ़िया। किस नदी पर है बेटा? भोगवा नदी। तो लोथल से क्या क्या मिल रहा है? लोथल से मैम अग्नि कुंड मिल रहे हैं, लोथल से मनके का कारखाना भी मिल रहा है। और मनके का कारखाना कहाँ मिला है? चनहुदड़ो में। कहां पर मिल रहा है? चनहुदड़ो में। ठीक है, तो मनके का कारखाना, बीड फैक्ट्री आपको मिल रही है। उसके बाद नगर तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति को यूज किया गया है। ग्रिड पद्धति कैसी होती है? देखो यहां ग्रिड मेथड यूज हुआ है, पूरा यही मेथड यूज हुआ है, ग्रिड मेथड। इंग्लिश में बोलेंगे ग्रिड मेथड, ग्रिड मेथड। ठीक है प्यारे बच्चों, और ग्रिड मेथड में अगर हम बात करते हैं तो आप देखो ये जो घर बने हुए हैं ना, ये इस तरीके से, ये पूरा ग्रिड मेथड पर बना हुआ है आपके सिंधु घाटी सभ्यता में चीजें। ठीक है, तो ग्रिड मेथड पर बने हुए जो घर थे वो कहां पर थे, कैसे बने हुए थे? यहां पर चौड़ी नालियां थी, घर के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे, सकरी रोड थी। ठीक है, कुछ इस तरीके के घर दिखते थे बेटा। अगर मैं इमेज नहीं लाती तो आपको नहीं समझा पाती। तो ये क्या है कि यहां पे इस तरीके के घर बने हुए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड मेथड का यूज हुआ था। मनके का कारखाना लोथल और चनहुदड़ो से मिला था। उसके बाद इनकी जो मुख्य फसल यानी कि जो मेन क्रॉप्स थी, मेन क्रॉप्स मुख्य फसल, वो हुआ करती थी गेहूं और जौ। ठीक है, गेहूं और जौ, ये यहां पर इमेज लगी हुई है, गेहूं की भी और जौ की भी। तो मेन क्रॉप्स क्या थी? गेहूं और जौ हुआ करती थी। साथ साथ आपको प्यारे बच्चे मैंने ये भी बताया था कि सबसे पहले थोड़ा सा और मोटा कर देते हैं इसको, सबसे पहले कृषि के लिए प्रयोग की जाने वाली फसल, कृषि के लिए प्रयोग की जाने वाली फसल, प्रयोग की जाने वाली फसल, प्रयोग की जाने वाली फसल जौ थी बेटा। क्या हुआ करती थी? जौ। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जौ के साथ साथ गेहूं भी आ गया था। तो गेहूं और जौ यहाँ की जो है मुख्य फसलें थी। लेकिन सबसे पहले ग्रिड मेथड क्या है? ग्रिड मेथड एक घर बनाने की पद्धति हुआ करती थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें घरों को बनाने का जो तरीका है उसके लिए ग्रिड मेथड यूज किया गया था। और बेटा ये इमेज मैं इतनी देर से दिखा रही हूं, इसी को ग्रिड मेथड कहते हैं कि घर आमने सामने बने हुए थे, चौड़ी सड़कें थी, नालियों की व्यवस्था जो है बहुत सुदृढ़ व्यवस्था थी। एकदम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सिटी, ये कहा जाता है कि आज तक शायद इतना हम डेवलपमेंट नहीं कर पाए जितना सिंधु घाटी सभ्यता में था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ बच्चे इंटरव्यू लेने आए हैं लेकिन मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहती हूं क्योंकि जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं वो मैं कल बता चुकी हूं। कमेंट्स में बिल्कुल नहीं लूंगी, आप कितने भी कमेंट्स करिए क्योंकि मुझे उन बच्चों को पढ़ाना है जो सच में क्लास में पढ़ने के लिए आए हैं। ध्यान से सुनिए आगे। मिठास के लिए यानी कि स्वीटनेस, मिठास यानी स्वीटनेस, मिठास यानी कि स्वीटनेस के लिए शहद का प्रयोग करते थे। शहद मतलब यूज, क्या लिखेंगे इसको, पूरा लिख देती हूं मैं इंग्लिश में। use of honey for sweetness, use of honey for sweetness। तो मिठाई के लिए क्या यूज करते थे ये लोग? हनी को यूज करते थे। हनी यानी कि शहद को यूज करते थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा।
अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि धान की खेती के साक्ष्य, जो धान होता है जिससे चावल निकलता है, वो कहां मिले हैं? तो रंगपुर में। रंगपुर में धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो आपके रंगपुर में क्या मिला है? धान की खेती के साक्ष्य। इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे देखिए, धान की खेती हो गई। मिठास के लिए क्या यूज कर रहे हैं? शहद यूज कर रहे हैं। धान की खेती के साक्ष्य कहां से मिल रहे हैं? रंगपुर से मिल रहे हैं, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो एक बच्चे ने भी पूछा कि चावल भी मिला है, तो चावल के दाने मिले हैं और ये रंगपुर और लोथल से मिले हैं। इसको ठीक कर लेना, रंगपुर और लोथल, ये लोथल है, लॉयल नहीं है, लोथल। चावल के दाने यहां से मिले हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि रंगपुर से हमें धान की भूसी भी मिली है। धान की भूसी का मतलब क्या होता है? धान की भूसी की अगर मैं बात करती हूं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो धान की भूसी है उसी से चावल निकलता है। तो धान की भूसी केवल रंगपुर से मिली है और आपके चावल के जो दाने हैं वो हमें लोथल और रंगपुर दोनों से मिले हैं। ठीक, ये आपके चावल के दाने, यहां पर इमेज लगाई हुई है मैंने, कहां कहां से मिले हैं? तो लोथल और बेटा रंगपुर। क्लियर है? आगे देखिए, फिर आगे आपसे पूछा गया है मिट्टी से बने हल्के साक्ष्य, यानी आप लिख सकते हो एविडेंस, एविडेंस ऑफ क्ले प्लो, मिट्टी से बने हल्के साक्ष्य। हल कुछ ऐसा दिखता है, इसे हम हल कहते हैं, ये हल की इमेज है। हल को इंग्लिश में प्लो कहते हैं, लेकिन ये जो आपका प्लो बना हुआ था ये किसका बना हुआ था? मिट्टी का, यानी क्ले जिसको हम कहते हैं, उससे बना हुआ था। और आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे ये जो हल है ये किससे बना हुआ था? मिट्टी से। मिट्टी से बना हुआ हल मिला था, यानी क्ले का यूज किया गया था। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि हमें रंगपुर से और लोथल से चावल के दाने, रंगपुर से धान की खेती के साक्ष्य, मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते हैं, हल मिला है, लेकिन बेटा कैसा मिला है? मिट्टी का मिला है। कैसा मिला है? मिट्टी का मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। आगे अब देखना यहां पे सुतकोतदा, ध्यान से सुनो, सुतकोतदा काली बंगन एवं लोथल से सैंधव कालीन, ठीक है, वह है ये सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर, घोड़े के अस्थि पंजर यानी कि बोन्स ऑफ हॉर्सेस, घोड़े की अस्थियां कहां से मिली हैं हमें? तो घोड़े की अस्थियां मिलने के लिए 3 जगह है, जिसमें सबसे फेमस है सुरकोतदा, जो कल बच्चे कमेंट्स कर रहे थे। तो सुरकोतदा से तो मिली ही है, उसके अलावा कालीबंगन और लोथल से भी मिली है ना। चलिए, तो अभी देखिए, आप बोल रहे हैं कि रंगपुर कहां पर है? तो रंगपुर गुजरात के अंदर है, गुजरात। लोथल कहां पर है? तो लोथल भी गुजरात में ही है। आपके प्रश्न का उत्तर। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। तो घोड़े के अस्थि पंजर, बोन्स ऑफ हॉर्सेस कहां से मिले हैं? तो आप कहेंगे सुतकोतदा जो कि गुजरात में है, कालीबंगन जो कि राजस्थान में है, और लोथल जो कि गुजरात में है। ये कहां से मिले हैं आपको? हमें मिले हैं मैम, कहां से? सुतकोतदा, कालीबंगन और लोथल से। घोड़े के अस्थि पंजर,
यानी अस्थियां, जो बोन्स होती, जैसे हमारे मरने के बाद जैसे मनुष्य को जब जलाया जाता है तो क्या मिलती हैं, अस्थियां मिलती हैं। मतलब छोटे छोटे से चीजें रह जाती हैं मनुष्य की बॉडी के लिए, कोई हड्डी रह जाती है, दांत हो जाते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी रहती हैं। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि घोड़े के अस्थि पंजर वहां से मिले हैं। उसके बाद आगे देखिए, अब यातायात के लिए यानी कि फॉर ट्रेवलिंग, यातायात के लिए हमें क्या यूज किया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में? तो आप कहेंगे कि 2 पहिए एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी, क्या यूज करते थे हम? बैलगाड़ी। 2 पहियों वाली और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी का यूज हुआ करता था। किसके लिए हुआ करता था? तो आप कहेंगे कि यातायात यानी कि फॉर ट्रैवलिंग। जैसे मैंने आपको बताया यहां पर, यह है बेटा आपकी बैलगाड़ी, बैलगाड़ी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपकी ये क्या है? बैलगाड़ी है। इसमें कितने आपको व्हील दिख रहे हैं? पहिए का मतलब होता है व्हील। तो ये जो बैलगाड़ी है ये कितनी व्हील की थी? तो आप कहेंगे 2 व्हील, 2 व्हील्स और 4 व्हील्स, ठीक है, 2 व्हील्स और 4 व्हील्स, दोनों तरह की बैलगाड़ियां थी। बैल को क्या बोलते हैं? बुल। ये देखो, ये बुल है आगे, ये बैल दिख रहा है आपको आगे। तो ये बुल जो है इस गाड़ी को लेकर जा रहे हैं। ये किसके लिए यूज होते थे? ट्रैवलिंग के लिए यूज होते थे। ठीक है, आगे देखना। अब यहां पे बात करते हैं शासन कौन करता था। शासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, किसका शासन हुआ करता था? तो आप कहेंगे वणिक वर्ग के हाथ में था। शासन किसके हाथ में था? वणिक वर्ग के हाथ में, यानी बिजनेस क्लास, जिसको आप कहते हैं जो रिच लोग होते हैं, वणिक वर्ग, ठीक है, वणिक वर्ग। यहां पर भी बिजनेस क्लास, जो मतलब जिनके पास ज्यादा पैसा होता है, जो रिच होते हैं, अमीर होते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो उन्हीं के कंट्रोल में था, ये आपको ध्यान रखना है। उन्हीं के कंट्रोल में यहां का शासन था। पहले भी अमीर लोगों ने शासन किया है, इसमें भी। ऑक्स भी बोल सकते हो भाई, आप कुछ भी लिख लो, इतना क्या मतलब, ऑक्स लिख लो भाई, ये लो, ऑक्स कर दिया, खुश हो गए। ऑक्स मतलब बैल, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, यहां पर अगर हम बात करते हैं वणिक वर्ग की, तो वणिक वर्ग किसको कहा जाता है? इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन पढ़ो इसका, बिजनेस क्लास को। तो बिजनेस क्लास की अगर हम बात करते हैं, जो डेमो क्लास हुई थी, जैसे ये क्लास नहीं है मैम, प्लीज पीडीएफ से मत पढ़ाओ मैम, सही से पढ़ाओ। चलो आप लोग ही बताओ मैं कैसे पढ़ाऊं, आप लोग ही बताइए कि मुझे कैसे पढ़ाना चाहिए, और मैं इसमें क्या नई चीज बता सकती हूं। जो फैक्ट है उसको मैं फैक्ट ही बता रही हूं। और अगर आप मुझे नवीन सर का एग्जाम्पल देंगे तो सर भी फैक्ट को फैक्ट ही बताएंगे बेटा। वो यही बताएंगे कि रंगपुर गुजरात में है, वो यही बताएंगे कि शासन वणिक वर्ग के हाथ में था, मतलब जो बिजनेस क्लास होती थी, जो रिच होते थे। है ना? तो आप बताओ मुझे, आप उन चीजों पे पढ़ रहे हैं जिन चीजों का कोई मतलब नहीं है बेटा। जहां फैक्ट्स हैं वहां फैक्ट्स ही बताए जाएंगे, जहां समझाने की चीजें हैं वहां समझा के ही पढ़ाया जाएगा। आपको पता है ना कि मुझे इसको खत्म करके फिर मुझे पॉलिटी भी स्टार्ट करनी है, इसलिए पीडीएफ का सहारा लिया है। और सर ने भी आपको पीडीएफ से पढ़ाया है, जहां पर लिखने की जरूरत होगी वहां लिखकर भी पढ़ा दूंगी। ऐसे कैसे काम चलेगा अगर आप नहीं पढ़ेंगे और सिर्फ कमेंट करेंगे?
ठीक है। तो यहां पर शासन किसके हाथ में था? शासन मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जैसे आज के टाइम पे शासन कौन कर रहा है? सरकारें कर रही हैं। लेकिन उस टाइम पे बेटा सरकारें तो हुआ नहीं करती थी, तो कौन हुआ करते थे? अमीर और गरीब लोग हुआ करते थे। तो वहां पे वणिक वर्ग, वणिक वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बिजनेस क्लास। मतलब जो रिच फैमिली से हैं, जिनके पास अच्छा पैसा है, उनके हाथों में हुआ करता था, या फिर राजा हुआ करते थे, किंग हुआ करते थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में शासन बिजनेस क्लास के लोग करते थे, वणिक वर्ग करता था बेटा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। आगे आपको मुझे बताना है एक फैक्ट जो कि बहुत पूछा जाता है, उसके बारे में देखना। वो एक फैक्ट है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी, जुड़वा राजधानी का मतलब है ट्विंस कैपिटल, ट्विंस कैपिटल, ठीक है, यानी कि जुड़वा राजधानी। किसने कहा है बेटा? ये स्टेटमेंट बहुत पूछा जाता है। तो पिगट ने, पिगट ने इन दोनों को ट्विंस कैपिटल कहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें कॉमन है। किसने कहा इनके लिए? ये वर्ड किसने यूज किया कि ये दोनों जुड़वा बहनों की तरह लगती हैं, या जुड़वा कैपिटल्स लगती हैं, जुड़वा राजधानियां लगती हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि पिगट ने कहा है। पिगट ने ये सारी चीजें, ये स्टेटमेंट दिया है। आपको मैंने कल ही बताया था कि मंदिर के अवशेष नहीं मिले, रिमेन्स ऑफ टेम्पल, यहां पे कोई मंदिर नहीं मिला। पूजा पाठ तो होता था, देवी की पूजा होती थी, धरती की पूजा होती थी, पशु पक्षी वृक्ष सांप स्वास्तिक सबकी पूजा है, पूजा के साक्ष्य हैं, लेकिन मंदिर के साक्ष्य नहीं है प्यारे बच्चे। मंदिर यहां पर नहीं मिले हैं, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि यहाँ के लोग कैसे वस्त्र पहनते थे। सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग, यूज ऑफ कॉटन एंड वूलन, ठीक है, यहां पे आएगा वूलन, ठीक है, वूलन, वूलन, ठीक है, वूलन क्लोथ्स यानी सूती, जो कॉटन आप भी पहनते हैं आज के टाइम पे, ठंडी में आप वूलन भी पहनते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पे सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। ठीक, आगे देखिएगा। आगे हम बात करते हैं यहां बर्तन, बर्तन जिसमें आप खाते हो, जिसमें आप बेटा खाते हो, ठीक है। तो खाते हो जिसमें, उसको आप बर्तन कहते हो, जिसमें कटोरी चम्मच थाली भगोने ये सब होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बर्तन हुआ करते थे वो स्टील के नहीं थे। ध्यान से सुनना किसके थे। तो आपको बता दूं, काले रंग से डिजाइन किए हुए थे, काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन। तो ये जो आपको दिख रही है, क्या दिख रही है? ये आपको दिख रहे हैं लाल मिट्टी के बर्तन, लाल मिट्टी के बर्तन है ये, आपको ध्यान रखना है। लाल मिट्टी यानी कि रेड क्ले, क्या लिखेंगे? रेड क्ले से बने हुए हैं। और बेटा इन पर जो डिजाइनिंग की जाती थी, जैसे मैं कर देती हूं, ये लाल बर्तन है, इन पे काले रंग से डिजाइनिंग की जाती थी। ऐसे कर दिया, किसी पे ऐसे बना दिया, किसी पे ऐसे कर दिया, किसी पे कुछ ऐसे बना दिया। तो ये क्या है कि काले रंग, जो काले रंग है उससे इन पर क्या कर दी मैंने? ये डिजाइनिंग कर दी मैम। आपने क्या कर दिया? काले रंग से इस पर डिजाइनिंग। तो ऐसे ही हुआ करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तन, जो किससे बने हुए थे? रेड क्ले से बने हुए थे प्यारे बच्चे। और आपको बता दूं कि यहां पर किस रंग से डिजाइनिंग थी? तो काले रंग से डिजाइनिंग की गई थी। ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के आपके चीजें हैं। ठीक, आगे देखिए। उसके बाद तलवार से परिचित नहीं है, तलवार से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ये है बेटा तलवार, ठीक है, तलवार। तो इससे परिचित नहीं थे लोग। वी वर नॉट फेमिलियर विद स्वार्ड्स, मतलब तलवार से परिचित नहीं थे। क्यों परिचित नहीं थे? क्योंकि लोहे का उपयोग नहीं,
लोहे का उपयोग नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आयरन का जो यूज होगा वो आपका वैदिक सभ्यता में जाकर होगा। ठीक है, आपका आयरन का कहां पे यूज होगा? वैदिक सभ्यता में। यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पे आयरन नहीं है, लोहा नहीं है, इसलिए लोग तलवार से भी परिचित नहीं है। इसके बारे में यहां के लोग नहीं जानते थे। ठीक है, लास्ट लाइन हम पढ़ेंगे क्योंकि टाइम हो चुका है। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है, यानी कि ओनली वन साइट है जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। अब ये नहीं समझ आया। जैसे मान लो कि हम एक घर बनाते हैं, ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं कि जैसे एक शहर है कालीबंगन। अब कालीबंगन क्या है? हड़प्पा की एक साइट है। इस हड़प्पा की साइट में जो नीचे की तरफ शहर था, ये एकमात्र ऐसा स्थल था जो पूरा का पूरा किलेबंदी। जैसे मान लो कि ये घर बने हुए हैं, एक घर ये हो गया, ठीक है, जल्दी जल्दी बनाऊंगी, एक घर ये हो गया ऐसे, ठीक, फिर एक यहीं इसके बराबर में हो गया, एक घर ये हो गया। तो ऐसे क्या बने हुए हैं? घर। अब इन घरों को मुझे प्रोटेक्शन देनी है, इन घरों को मुझे प्रोटेक्शन देनी है, तो मैं इन घरों के चारों तरफ इन घरों को क्या कर दूंगी? इन घरों के चारों तरफ यहां पे मोटी मोटी दीवारें बनवा दूंगी। यहां पे मैंने दीवारें बनवा दी चारों तरफ, इस तरीके से पूरा इनको प्रोटेक्ट कर दिया। इसी को हम कहते हैं किलेबंदी। इसी को हम कहते हैं कि हमने इसे किले से घेर दिया। क्यों बनाए जाते थे मैम किले? क्या जरूरत पड़ती थी? तो अगर कोई अटैक करेगा इस शहर की तरफ तो इतना इजी नहीं होगा। ठीक है, इतना इजी नहीं होगा कि ये जो आपके किले बनाए गए हैं, ये जो किले बने हुए हैं, इनसे अटैक करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। मतलब ये किले क्यों बनाए जाते थे, क्यों किलेबंदी की जाती थी? तो बेटा सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे, प्रोटेक्शन के लिए किलेबंदी की जाती थी। आपने देखेंगे आगे चलकर कि राजा महाराजाओं ने भी, यहां तक अंग्रेजों ने भी किलेबंदी करवानी शुरू की थी। ये सुरक्षा की दीवारें होती हैं, ये जो मैंने आपको बताई हैं ये वॉल्स हैं, ये सुरक्षा की दीवारें हैं। किस लिए बनाई गई हैं? ताकि शहर पर कोई अटैक ना कर पाए, इनकी सुरक्षा रहे, इसलिए की जाती थी। ये आपको ध्यान रखना है। और आपको एक इंफॉर्मेशन और देनी है मुझे कि आपके देखिए टेलीग्राम ग्रुप बन गया है। टेलीग्राम ग्रुप, सोनू एक बार नाम चेक करना, क्या नाम है टेलीग्राम सोनू ग्रुप का? एक मिनट बेटा सुन लीजिए, आपको कुछ बताना है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को समझाना है। एक टेलीग्राम ग्रुप बन चुका है, उस ग्रुप में जितने भी बच्चों ने एडमिशन लिया है, जैसे कि आप लोग हैं, सारे के सारे जुड़ गए हैं उस ग्रुप में। और उस ग्रुप में आपको क्या करना है, मैं ही सर्च करके बताती हूं आपको, एक मिनट रुकिए, इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है। देखो बैच जहां पे आपने खरीदा है ना, वहीं पे ऑप्शन भी है, फिर भी मैं बता देती हूं। RWAR आपके किस नाम से बना हुआ है, अगली साइड पे लिख देती हूं, देखना एक बार बेटा। RWA RPF SI एंड कांस्टेबल, ये आपके टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। इसे ज्वाइन करने के लिए आपने जहां पे बैच परचेज किया है उसके बराबर में ही आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे आपके इस बैच में जो भी टीचर्स हैं, आपको अपना क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद @ लिखना है, और अगर मुझे टैग करना है तो पारुल मैम लिख देना। तो ये मैसेज आपका मुझ तक पहुंच जाएगा। अगर आकाश सर को करना है तो @आकाश सर कर दीजिएगा, ठीक है, तो ये आकाश सर के पास पहुंच जाएगा। किसी और को करना है तो ऐसे ही आप कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी की चीजें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। बता दिया है।